नसीब जिसके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। वकालत की राह में नोटरी एक बड़ा सम्मान है, इसे नियम से निभाना ही एक सच्चे वकील की पहचान है। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। अक्सर नोटरी के कार्य के दौरान बहुत से ऐसे कार्य भी आ जाते हैं कि पार्टी लापता होती है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप हमारा एफिडेविट तस्दीक कर दो, एग्रीमेंट कर दो। तो ऐसी परिस्थितियों से सर इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें जो नोटरी का कार्य दिया गया है तो पार्टी मौजूद हो, डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ें, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, और उसके बाद वो व्यक्ति हमारे सामने रजिस्टर में दस्तखत करें और उनको भी मालूम हो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यही तो सत्यापन है सर, कि आखिर उसमें लिखा क्या गया है। अब यदि वो व्यक्ति नदारा दे, कभी ऐसा हुआ रेंट एग्रीमेंट हुआ, जैसे अब आप वो मकान मालिक नहीं है और वो आपने उसका एग्रीमेंट कर दिया और बाद में मकान मालिक ने थाने में रिपोर्ट डाल दी कि ये तो मेरी अनुमति के बगैर इन्हें फर्जी किरायानामा बना लिया, मैंने कोई सहमति नहीं दी। तो फिर ऐसे में सर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आप क्या जवाब देंगे? आपके पास उसके दस्तखत भी नहीं थे, ना कोई सहमति थी। विश्वास अपनी जगह है, लेकिन हमें खाना पूर्ति पूरी करना जरूरी है, क्योंकि हम अपना बचाव तो कर सकें। यदि हमने ऐसा कार्य कर दिया तो फिर हम खुद ही एक रूप से मुसीबत और परेशानी में फंस सकते हैं उसमें। तो ऐसी चीजों का अवॉइड करें, भले ही कम नोटरी आए आ जाए। हमें ये चिंता नहीं करना है कि हम अगर इतना लीगल चलेंगे तो हमारे पास नोटरी का काम ही बहुत कम आएगा। भले ही कम ही सही सर, लेकिन जो भाग्य का है, जो नसीब का लिखा हुआ है, वो कोई छीन नहीं सकता। कम ही सही, लेकिन हम सुकून में रात को सुकून की नींद तो सोएंगे सर। अब हमसे कोई फर्जी दस्तावेज अगर हो जाता है तो हमारी रातों की नींद फिर खराब हो जाती है। अभी मेरे सामने एक मामला देखने में आया था, भोपाल का भी आया था देखने में, और भी कुछ जगहों का आया था। काफी नोटरी वकील की जो है कि नोटरी सेल के द्वारा निरस्त कर दी गई, उनके द्वारा विवाह के दस्तावेजों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। जबकि ये साफ बता दिया गया है कि विवाह और विवाह से संबंधित दस्तावेज का निष्पादन नोटरी एडवोकेट्स के द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा। नोटरी एडवोकेट को मैरिज ऑफिसर नहीं बनाया गया है, उसको दस्तावेजों का अटेस्ट करने के लिए पावर दी गई है, जो धारा 8 के तहत उसको दी गई, नोटरी एक्ट 1952 की। और ये जो पावर है डिवोर्स कराने की, ये जो है कि न्यायालय को दी गई है, ये कानून के तहत। अब जो कानून का जज साहब का कार्य एक नोटरी वकील अगर करेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, इसलिए ये बड़े सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 के तहत वो तलाक की याचिका लगाएगा कोर्ट में। मुस्लिम है तो जो है कि वो विवाह विच्छेद के लिए जो है कि कोर्ट में याचिका पेश करेगा। या साथ में रखने का है तो दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का दावा व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में लगाएगा। हिंदू विधि के तहत है तो धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वो एडीजे कोर्ट में याचिका पेश करेगा। ये सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इन सब पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, ई बुक पीडीएफ भी लिखी है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो ये पावर जज साहब की है सर, हमारी नहीं है। हमारी पावर है उसको अटेस्ट करने की। हम शपथ पत्र, एग्रीमेंट और जो 11 कार्य दिए गए हैं, उन 11 कार्यों को आप भी समझ लें। मैंने समझने की कोशिश की है और ई बुक पीडीएफ के अंदर सरल उदाहरणों के साथ उनको लिख भी दिया, लेकिन सर आप भी समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ और ज्ञान मुझे भी मिल जाए। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अगर ज्ञान मुझे बांट देंगे, कमेंट्स करके लिख देंगे, तो मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, मैं भी उसको स्टडी करके और पढ़ लूंगा सर। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एडवोकेट हूँ और अध्ययन करता हूँ, जैसे आप अध्ययन करते हैं। कोई भी मामला सामने आता है तो अब जैसे जो नया मामला सामने आया था ये, तो नियम से निभाना ही एक सच्चे वकील की पहचान है। अब हमें इसे नियम से निभाने के लिए कुछ सब्र भी करना पड़ेगा, कुछ हमें सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कागज आया, लगाया ठप्पा, देखा ना भाला और उसको दे दिए, तो इससे सर हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं कभी ना कभी। क्योंकि आप जानते हैं कि शातिर और बदमाश किस्म के लोग काफी प्री प्लानिंग सोच रखते हैं। हम तो एक सामान्य सोच में रहते हैं, लेकिन वो हमसे भी एडवांस सोच लेके चलते हैं, और वो किस प्रकार से हमें उलझा दें और खुद बच जाए हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले से ही सर सावधान होने की जरूरत है। एक मामला मेरे सामने भी देखने में भी आया था कि वो मामला इस प्रकार से था कि अब कुछ प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित मैटर था। तो वो एक पार्टी मौजूद थी दस्तखत करने के लिए, और दूसरी पार्टी ये कह रही थी कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे वो, हमने तो दस्तखत ही नहीं किए,
हमारे तो उस नोटरी कागज पर दस्तखत ही नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से वो बाजारों में कहते फिर रहे थे, मुझे भी सुनने में आया था। तो मैंने उस सुनने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया, मैंने कहा कि देखो आप, दुष्टता की हद क्या होती है कि नेकी कर और जूते खा। मतलब नेकी कर और दरिया में डाल, वहां तक तो ठीक है, लेकिन नेकी कर और जूते खा तो वो फिर बहुत गलत बात हो जाती है। तो हमें ऐसी नेकी नहीं करना है कि जिससे हम ही मुसीबत में फंस जाएं। और डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करने के लिए पार्टी का मौजूद होना जरूरी है सर, आधार कार्ड भी मौजूद होना जरूरी है। और आप इससे ना डरें कि हमारे पास काम नहीं आएगा। मतलब आप इससे बेफिक्र रहें, आप ये तो उस ऊपर वाले के हाथ में है कि वो काम किसको कितना देता है। आप अपना कार्य ईमानदारी से करें, आप अपने कार्य को विधि अनुसार करें, कानून के तरीके से आप करें, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और एक मजबूत कानून का पैगाम भी समाज में जाएगा। हमें सोचने में जरूर आता है, क्योंकि पार्टी अक्सर कहती है, अरे आप तो काफी हमें जो है कि बारीकी दिखाते हैं और काफी हमें झंझट महसूस होती है। अ, हम तो पार्टी ना भी आए तो भी हमें नोटिस आप कर दें। ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। तो आप उनसे कह दें कि भाई आपको पार्टी को लेके आना पड़ेगा, उनके आधार कार्ड लेके आना पड़ेंगे, गवाहों को आपको लाना पड़ेगा, उनके दस्तखत इसमें होंगे, उसके बाद ही मैं अटेस्ट कर पाऊंगा। क्योंकि अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे रजिस्ट्रियां होती हैं, वो सुविधा नोटरी वकीलों को अभी नहीं दी गई है, क्योंकि इनकी फीसें भी कम होती हैं। नोटरी वकील साहब की फीस भी आप देख रहे हैं, 35 रुपए, 150, 200 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके की छोटी फीसें होती हैं। तो वो ऑफलाइन ही प्रोसीजर चल रही है। और गवर्नमेंट ने उसमें जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन होता है, जिसमें जमीन मकान प्लाट की विक्रय विलेख होता है, गिफ्ट डीड होती है, वसीयतनामे होते हैं, बंटवारा विलेख होता है, और बहुत से दस्तावेजों का एजुकेशन होता है। तो गवर्नमेंट ने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया सर उस पूरे सिस्टम को सेटअप करने में। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को एक भारी स्टाम्प ड्यूटी कलेक्ट होती है। भाई आपने रजिस्ट्री भी करवाई तो 12.5%, 1 लाख रुपए उसकी कीमत है, तो 12,500 तो गवर्नमेंट के खाते में जाना ही जाना है। तो उससे कलेक्शन एक जबरदस्त होता है। और यहाँ पे नोटरी वकील साहब के द्वारा 50 रुपए की नोटरी टिकट उस पर लगाई जाती है, शपथ पत्र पे और एग्रीमेंट पे। तो ये सिस्टम हो सकता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इस प्रकार के कदम उठाए जाएं, तो वो सारा सिस्टम फिर नोटरी वकील साहब के ऑफिस में होगा, जो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। फिर नोटरी वकील साहब को वहीं बैठना होगा जैसे रजिस्ट्रार साहब बैठते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं। तो वो उनका वहां पे भी जाना तो पड़ता है सर पार्टी को। हालांकि वो ऑनलाइन कैमरा सुविधा भी हो गई है कि कहीं बाहर दुबई में बैठा व्यक्ति है तो वो इंडिया की प्रॉपर्टी वहीं बैठ के बेच सकता है। एक ऐसी रजिस्ट्री भी हुई थी भोपाल में, पेपर में मेरे सामने पढ़ने में भी आई थी। तो वो प्रोसीजर भी है, लेकिन वो आम चलन में नहीं है। वो एक आधिक उदाहरण उसमें आ चुका है, लेकिन ऐसा अभी वो आम चलन में नहीं है कि बहुत आसानी से हो सके कि गांव में बैठा व्यक्ति भी उसको कर दे यहाँ आए बगैर ही। अभी तो 99% क्रेता और विक्रेता को आना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर नोटरी वकील साहब को भी ऑनलाइन कर दिया गया है तो भी पार्टी को तो आना पड़ेगा, क्योंकि जब खरीदी बिक्री के मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है तो भला नोटरी वकील साहब क्या क्यों नहीं आएगा। जब वो आएगा ही उस प्रोसीजर में भी, तो भला ऑफलाइन में आने में उसको क्या दिक्कत हो सकती है। ये तो एक मन की कमजोरी है, और एक एक बिखराव को इकट्ठा करने में आदमी घबराता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि एक आदमी कहाँ है, मैं उसको कहाँ से लाऊं, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठा है, वो दूसरे शहर में है, आज उसकी तबीयत खराब है। तो वो इस प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको पूर्णतः नियम अनुसार करेंगे तो इसमें फायदा सर आप ही का होगा। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जो देखता है वही बोलता है। और यदि वो वहां पे मौजूद नहीं था और आपने यदि कोई ऐसे दस्तावेज का एग्जीक्यूशन कर लिया, भले ही नोटरी नहीं करवाया, आपने सादे कागज पे लिख लिया, तो वो उसको नींद से भी उठा के पूछोगे आप तो वो यही बोलेगा कि मैं मौके पे नहीं था साहब, इस कागज में क्या लिखा मुझे नहीं मालूम। और खुदा ना खास्ता आपको कोर्ट में उसमें दावा लगाने में उसकी जरूरत पड़ गई और उस गवाह को आपने खड़ा कर दिया और वकील साहब ने क्लास में क्वेश्चन पूछ लिए उससे 25 से एक अलग अलग तरीके के, तो आखिर में उसके सब क्वेश्चन में जो चल रहा है वो वही बताएगा। क्योंकि वो भले ही आप एक सिकायापूत कचेरी नहीं चढ़ता है, कहावत आपने सुनी होगी, आप उसको कितना ही सिखा दें, लेकिन आखिरी में वो बयान वही देगा। 25-30 प्रश्न जब वकील साहब पूछेंगे उसके बाद आकर वो यहीं आके रुकेगा कि हाँ वो ऐसा था, मैं वहां नहीं था। वसीयत में तो सर बहुत ध्यान रखें आप, वसीयत में तो सर आप इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें आप, क्योंकि वसीयत में तो अगर आपने गलती कर दी तो आपकी पूरी वसीयत भी निरस्त हो सकती है। क्योंकि वसीयत में जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 63 में बताया गया, नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी भी की जाती है वसीयत की, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ये उसका स्वैच्छिक है।
कि वो चाहे तो नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा ले या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्रेशन करवा ले, ये सादे कागज पर लिखकर अपने पास में रख ले। इसकी धारा 63 में बताया गया है, धारा 59 में बताया गया, बड़ी जबरदस्त प्रावधान बताए गए। धारा 59 में बताया गया है कि उसका स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है, और धारा 63 में बताया गया है कि 2 गवाहों की मौजूदगी में उस वसीयत को लिखा जाएगा, और उन गवाहों की जानकारी में होना जरूरी है कि इस वसीयत में क्या लिखा गया, और वसीयत करता उन गवाहों को बताएगा ये बात, और गवाह को जानकारी में होगा कि हाँ इस कागज में लिखा गया है, और ये मैंने मेरे फलाने फलाने बेटे को या जिसको भी ये वसीयत मैंने की है, पूरी जानकारी उनके नॉलेज में होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल राइट तरीका है सर। क्यों? क्योंकि वो गवाहान को आप नींद में से भी उठाकर पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हाँ हमें वसीयतकर्ता ने बताया था, वो उसको हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, जो भी रिश्ता है, और उसने हमसे कहा था कि मैं मेरी इस प्रॉपर्टी को इस प्रकार से वसीयत कर रहा हूं, और हमने उस कागज को पढ़ा भी था, और पढ़ने के बाद दस्तखत किए थे। तो सर फिर आपको केस कोई हरा नहीं सकता इतनी आसानी से। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को स्टडी किया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय तक के फैसले मैंने वसीयत के ऊपर देखे। अगर वास्तव में वसीयत सही तरीके से लिखी गई है, ईमानदारी के साथ, तो उसको निरस्त कराना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो या हस्तलिखित हो। लेकिन एक सामान्य समझ की बात है कि रजिस्टर्ड वसीयत जो होती है वो कहीं ना कहीं एक मूल्यवान अन्य उससे ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत तमाम औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए वो बनाई जाती है, और उसके बाद वो ऑनलाइन पोर्टल पर हमेशा मौजूद रहती है। आपके पास यदि मूल रिकॉर्ड घूम गया है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी कभी भी निकाल सकते हैं। नोटरी वकील साहब के द्वारा भी जिस वसीयत की नोटरी की जाती है वो भी कानूनी महत्व वही रखती है, कोई उसमें कमी नहीं होती है। हस्तलिखित भी वही होती है, लेकिन इनको साबित करने का भार कुछ बढ़ता जाता है धीरे धीरे। हस्तलिखित को ज्यादा आपको साबित करना होगा, नोटरी वकील साहब के समक्ष है उसको भी साबित करना होगा, रजिस्टर्ड है उसको भी आपको साबित करना होगा। सिर्फ रजिस्टर्ड वसीयत होने से ही आप केस जीत जाएंगे, अगर कोई मुकदमा होता है तो ये आप ना मानिएगा, वहां पे आपको इसको साबित करना होगा। कई मामले ऐसे भी होते हैं, एक मैंने धनीराम करके 2023 का एक जजमेंट मैंने अपलोड भी किया था, उस पर वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, कि यदि रजिस्टर्ड वसीयत भी है और गवाह मुकर गए और वो डाउटफुल कंडीशन में लिखी गई, तो भी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नहीं माना रजिस्टर्ड वसीयत को भी। तो मात्र रजिस्टर्ड होने से ही आप सब कुछ अजय अमर हो गए ऐसा नहीं है, आपको उसमें गवाह भी विश्वसनीय रखना होंगे। ऐसा नहीं हो कि आपके गवाह बाद में पैसा लेके बिक जाएं और वो झूठी गवाह अदालत में दे दें। गवाह भी ज्यादा उम्र के ना हो, पता लग रहा है आपने 100 साल की उम्र के गवाह रख लिए, और जब उससे रिलेटेड मामला कोई बना तो वो 100 साल के गवाह जिनकी उम्र 110 साल 15 साल हो गई, मालिक जीवन दे सभी को, तो वो चलने फिरने की हालत में नहीं है, अदालत में गवाह नहीं दे रहा है, या पता लग रहा है उनका कई का इंतकाल हो गया, कई मर चुके हैं गवाह। तो ऐसी स्थिति में गवाह भी आप तंदुरुस्त नौजवान रखें, ईमानदार रखें, जिन पे आपको भरोसा है, ताकि आपको, चूंकि आप वसीयतकर्ता का सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो मरने के बाद ही एग्जीक्यूट होती है, वो मर जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो बाद में आप जिनको वसीयत की है उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सर। क्योंकि आप तो मर के जा चुके होंगे वसीयत करता, तो वो तब आप तो ऊपर से आके उसमें कोई अमेंडमेंट कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप जीते जी इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको उसमें बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ये वसीयत का मैंने इसलिए बताया क्योंकि नोटरी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं कॉलम है, और ये जो क्या 11 कॉलम दिए हुए एक्स आई वी फार्म में, उसमें भी आपको एंट्री करना पड़ेगी यदि आपने वसीयत से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स किया है, किरायानामा किया है, अनुबंध पत्र किया है। तो आज का वीडियो सर हमारा कोई बहुत बड़े ला टॉपिक पे नहीं था, मेरे पिछले वीडियो का परिचय मैंने आपको बता दिया कि एक्सआईवी फार्म भरने की पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है कि फार्म कैसे भरें, और उसकी पूरी डिटेल जानकारी ई बुक पीडीएफ, ये वो जो उसमें है वही इसमें, इसके नीचे भी मैंने वही ई बुक और वही पीडीएफ दिया है, ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कर दी हैं, नोटरी नियम 1956 की धारा 14 और धारा 10 और फॉर्म एक्स आई वी के 11 कॉलम। क्योंकि ये जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में नोटरी वकील साहब को समुचित सरकार को देने का नोटिस आ गया है, ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास करा दिया गया है, साथ में एसओपी भी नहीं दी गई है, इसलिए और ज्यादा सोचने का मामला हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप सब धैर्य बनाए रखें, और मैं भी अभी इंतजार में हूँ, हमारे यहाँ के दूसरे नोटरी वकील साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अगर ऑनलाइन आ जाता है, और फिर आगे देखते हैं फिर जो भी स्थिति बनेगी। यदि आप लोगों को भी कुछ नई जानकारी मिलती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, मैं उस जानकारी पे भी नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। और वर्तमान में मैंने मेरे चैनल पर नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 70-80 वीडियो सर मैं अपलोड कर चुका हूँ, विभिन्न टॉपिकों पर, विभिन्न मुद्दों पर,
और ये कार्य लगातार मेरा जारी है। मैं ऑल सब्जेक्ट पे वीडियो अपलोड करता हूँ। खास तौर से इसकी शुरुआत मेरी नोटरी से ही हुई थी। पिछले साल जो सभी आप लोगों को जैसे नोटरी एडवोकेट चयन किया गया, ऐसा मेरा भी किया गया था। तब ये अधिनियम मेरे को देखने और पढ़ने में आया, वरना इससे पहला तो मैंने कभी इसको छुआ भी नहीं था, मैंने हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मेरी लाइब्रेरी में था, ये काफी सालों से था, रखा था, लेकिन इसका अध्ययन तब करने में आया जब नोटरी का लाइसेंस मिल गया, तब इसका पूरा मैंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जो गाइडलाइन आप लोगों के लिए बन सकती थी, मैंने एक मार्गदर्शन के लिए या एक शिक्षा के लिए बताए, बनाने के उद्देश्य से मैंने वीडियो काफी मेरे चैनल पर बनाए। क्योंकि ये मामला ऐसा है कि सर ये नोटरी एडवोकेट से जुड़ा है, और आप सब भी नोटरी एडवोकेट्स हैं, आप सभी ऑलरेडी बुद्धिजीवी हैं। तो आपको मैं कोई अकल देने की ताकत तो नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ एक कंसल्ट जरूर हो सकती है कि हाँ मेरे द्वारा ये अध्ययन किया गया है, और आप बुद्धिजीवी हैं, आप भी एक विद्वान अधिवक्ता हैं ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स, तो आपको भी कुछ लगता है तो आप मुझे सुझाव दें सर, मैं उसको भी ई बुक पीडीएफ में अमेंड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले सर मैं 2 लाइन आपको फिर सुना दूं कि नसीब जिनके, वो 2 मोटिवेट लाइन आपको और सुना दूं जो नोटरी से संबंधित हैं, कि नसीब जिसके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। वकालत की राह में नोटरी एक बड़ा सम्मान है, इसे नियम से निभाना ही सच्चे वकील की पहचान है। ओके सर, मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।